हुकूमत को जो एक बिगड़ा हुआ सिस्टम मिला है पिछली हुकूमत से, उसकी दुरुस्तगी, उसकी सिमत और अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी और अपनी लोकल जो पॉलिसीज़ हैं उसकी डायरेक्शन का जो है वो तयन इन 100 दिनों में होना। इस वक्त ये जो था ना गवर्नर हाउस की दीवार का गिरना, ये इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी। तालीम को आम करना पड़ेगा। आपको आम से मुराद ये है कि बच्चा गांव से लाहौर ना आए बल्कि लाहौर वाले नीचे चले जाएं। तो अब आपको सब कैंपसेस बनाने पड़ेंगे, आपको कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, आपको जो है उनकी फ़ीसें कम रखनी पड़ेंगी। ये गांव के और लेवल के पावर्टी को भी तो देखना ना हमने, गुर्बत को। पाँच साल तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहे, इक़्तिदार में रहे, और उनके पास एक बहुत बड़ा एक टाइम था। ज़्यादा केसेस बनाने से मुराद ये है कि वो भी एहतसाब करवा सकते थे तमाम जमातों का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतसाब या ये सब बराबर हैं इसमें नैब के नज़र में, और गुजरना है सबको। एक दफ़ा ये क्लीन स्लेट होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो 2 पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, एक शोर बरपा है हर तरफ और वो शोर है 100 दिन 100 दिन 100 दिन। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके। इमरान खान साहब ने अपना एजेंडा पेश कर दिया, और लेकिन खान साहब का ये एजेंडा इस वक्त ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। और इस 100 दिन के एजेंडे के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप साबिक वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम हैं, जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सर। मियाँ साहब, एक शोर बरपा है, 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। फिर उसके बाद यकीनन आप इमरान खान साहब की तकरीर भी आपने सुनी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, चूँकि आप कोalition में भी हैं PTI के साथ, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना सूदमंद रहेगा आवाम के लिए, ये 100 दिन का जो एजेंडा जो गुजरे हैं और फिर आगे से जो एजेंडा पेश किया गया है? थैंक यू सो मच फरहान साहब। बात यह है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो जब इलेक्ट हो जाती हैं तो फिर आराम का कोई वक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दे शुड बी ऑन देयर टोज़, यानी कि पहले दिन से काम करना चाहिए था। अब 100 दिन का जो एक एजेंडे की जो बात की थी कि 100 दिन में हम जो है एजेंडा बताएंगे, कारकर्दगी बताएंगे अपनी, इससे 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो होशियार रहते हैं, सबको पता है कि हमने 100 दिन की कार्रवाई करके अपना एजेंडा तैयार करके पेश करना है, प्राइम मिनिस्टर को करना है, और फिर हमने अगले जो हैं वो 4.5 साल या जितने भी हैं, अपना 5 साल वो हमने चलाने हैं आगे। दूसरी बात ये है कि हुकूमत को भी तो आवाम को भी तो जवाबदेह है ना ये हुकूमत, और आवाम को भी ये बताना है कि हम अगले 5 साल हमारी क्या सिमत होगी, कि हम क्या देखते हैं पाकिस्तान ने आगे कैसे जाना है, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, तालीम है, सेहत है, पानी है, खुराक है, सिक्योरिटी है, उस हवाले से जो है अपना वो भी तो हमने आवाम को देना है। तो 100 दिन का ये मकसद नहीं है कि जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं वो 100 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिशन उसको अपने अंदाज में लेती है, अपोजिशन उसको तनकीद भी करती है, ठीक है, उनका राइट है करना। तो 100 दिन का जो है ये एक सिमत जो है, देखें ना, जब मैं वज़ीर था तो साहब ज़रा आपको अपनी एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, एक डायरेक्शन अडॉप्ट करनी पड़ती है कि भाई करना क्या है, हमने कहाँ से शुरू करना है हमने। तो हुकूमत को जो एक बिगड़ा हुआ सिस्टम मिला है पिछली हुकूमत से, उसकी दुरुस्तगी, उसकी सिमत और अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी और अपनी लोकल जो पॉलिसीज़ हैं उसकी डायरेक्शन का जो है वो तयन इन 100 दिनों में होना है। मियाँ साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, चूँकि आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब एजेंडा पेश किया गया है, जो नकात इमरान खान साहब ने कौम के आगे रखे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या लाया अमल होगा, जो लाया अमल में पेश किया, आप बीइंग एक्सपर्ट पॉलिटिशियन या हुकूमत या अवामी नुमाइंदे होते हुए आप ये समझते हैं कि ये जो एजेंडा पेश किया गया ये आवाम की सहूलियत के लिए, आवाम के लिए बेहतर होगा? देखिए, इस एजेंडे में तो कुछ तो वो वादे हैं, वो अनाउंसमेंट्स हैं जो इन्होंने अपने पिछले 5 साल के दौर में की हैं, जलसों में, जुलूसों में इन्होंने जो की हुई हैं, और इन्होंने जो कौम से जो वादे किए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों की, हाँ, एक तो वो उसको पूरा करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि फ़ायदा तो साहब ज़रा आवाम का होना चाहिए। अब फ़ायदा जो है वो आवाम को देंगे तो आगे चलना है सब ने,
और अगर फ़ायदा नहीं होगा, अगर साफ़ पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, अगर बिजली के लिए डैम नहीं बनेंगे, और अगर इंतज़ामी मामलात की दुरुस्तगी नहीं होगी, ठीक है, और जो IMF का जो प्रेशर है या जो कर्ज़े वगैरह को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो मामला आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, चलना तो पैसे से है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सारी जो बुनियाद होती है किसी भी हुकूमत या एजेंडे की, जो हुकूमत जब इक़्तिदार में आती है वो लोग होते हैं, और वो हुकूमत कामयाब होती है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है ये अब आपको अगले दिनों में पता चलेगा। अच्छा मियाँ साहब, आप कोalition में भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब होता यह है कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, तो यकीनन जब आपने बहुत बड़ी लोगों के एक लेवल सेट कर देते हैं, फिर लोग उसी लेवल पे सेट हो जाते हैं। जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था और इलेक्शन की कैंपेन भी वैसे ही थी। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिस पे बड़ा एतराज़ किया जाए, जैसा ये गवर्नर हाउस की दीवार गिराने की बात की जा रही है, बल्कि आज उस पर अमल भी शुरू हो गया है। व्हाट डू यू थिंक, क्या इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? एक आम आदमी को इस दीवार गिरने से क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी तो नहीं आएगी। सिर्फ ये होगा कि वो दीवार गिरेगी तो गवर्नर उसको देख लेगा गुजरते हुए, शायद अंदर तो वो फिर भी ना जा सके। देखिए, ये इस वक्त ये जो था ना गवर्नर हाउस की दीवार का गिरना, ये इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी। पहली बात ये ठीक है, ये अपना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इस काम की। ये आखिरी काम आप कर लें बेशक, लेकिन चूंकि उन्होंने तकरीरों में वादा किया था कि मैं गवर्नर हाउस की दीवारों को गिरा दूंगा, आम आदमी के लिए हम आसानी पैदा करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं नहीं रहूँगा, गवर्नर हाउस में मैं नहीं रहूँगा, तो ये तो उन्होंने अपनी ज़ात के मुतल्लिक बताया है कि मेरा और मेरी टीम जो है वो नहीं रहेंगे। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं इससे। बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको अभी कर लें या 5 साल बाद कर लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि हमने तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को हम एक दफ़ा नीलामी करते हैं, फिर दोबारा हम ख़रीद लेते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो फिर वो ख़रीदनी पड़ जाती हैं। एक दफ़ा हम दीवारें गिराते हैं, फिर दोबारा हमें बनानी पड़ जाती हैं। तो अब वो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है उस पर, अब देखते हैं कि आगे क्या अपना। अच्छा मियाँ साहब, एक लॉक नज़र आ रहा है, मतलब चीज़ें बंदी हुई सी नज़र आ रही हैं। अब इदारों में भी जाएं, आप लोगों से भी मिलते हैं हम, तो वो कहते हैं हर चीज़ रुकी हुई है। अब आवाम की तरफ भी जाएं, जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल बिज़नेस जो कर रहे हैं, वो कहते हैं कुछ चीज़ें हो नहीं रही, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे, बजट जो है वो एलोकेट नहीं किया जा रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, ये किस किस्म की पॉलिसी, ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को तंग किया जा रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, डॉलर भी बढ़ गया है, बस इस तरह के जो इशूज़ हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, जब तक जो है लोकल इन्वेस्टर, आपका पाकिस्तान का बिजनेसमैन, जब तक उसको एतमाद नहीं मिलेगा, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आनी दूर की बात है, जब तक आपका लोकल बंदा नहीं एतमाद में आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका नैब इस वक्त हरकत में है, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हरकत में है, इदारे इस वक्त हरकत में हैं, करप्शन को पकड़ने की बात हो रही है। तो जहाँ करप्शन को पकड़ने की बात होती है तो कोई भी अफसर, कोई भी जो बिजनेसमैन है वो नया स्टेप नहीं उठा सकता कि कहीं हमारी पकड़ ना आ जाए। तो लोग घबरा रहे हैं कि हमारी जो सोर्स ऑफ मनी है उसको ना कहीं पता चल जाए, पूछ गिछ ना हो जाए। हर एक ने कुछ ना कुछ साइड पर रखा होता है, बचाए रखता है। तो ये एतमाद हमें देना पड़ेगा आवाम को कि भाई आपका पैसा सेफ़ है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है, पैसा लगेगा तो कारोबार होगा और लोगों को जॉब्स मिलेंगी सारा। तो अब देखें, जायदाद की ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल रुकी हुई है क्योंकि इतने टैक्सेस लग गए हैं, इतना उन्होंने उसको पकड़ में ले आए हुए हैं कि लोग अब बिल्कुल ये पहिया रुका हुआ है इस वक्त। और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तब तक यहाँ पे नहीं आएगा जब तक यहाँ के मामलात, हालात, यहाँ की दुरुस्ती की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं आएगा। देखें ना, अब इन्होंने चाइनीज़ वो कॉन्सुलेट पे हमला कर दिया, तो ये एक डराने का नेगेटिव था ना जी एक। तो कई ऐसे एलाइड इंडिकेटर्स होते हैं जिसको दुरुस्तगी जो है बड़ी ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत की, जो कि हर चीज़ पे नज़र है, ग्रिप है, और थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है इस हुकूमत को। 100 दिन अभी बहुत अर्ली है, नए नए वज़ीर हैं, यंग वज़रा हैं, और अभी मामले को अंडरस्टैंड करने में अपना टाइम लगता है। ये ना हो कि इतना टाइम गुजर जाए। नहीं, अब टाइम, अब 5 साल ही गुजर जाए तो टाइम गुजर जाए। अब तो अभी तो हम नए थे, अब नेक्स्ट टाइम अब वो नहीं रहे, अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अच्छा मियाँ साहब, आप लोग चूँकि परवेज़ इलाही साहब का दौर एक कहते हैं कि बड़ा अच्छा दौर गुजरा, यकीनन उसके अंदर जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो बेहतरी के काम हुए, रिलीफ के काम हुए, बहुत से काम नज़र आए। एक्सपर्ट टीम
अगर परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब एज ए एक्सपर्ट पॉलिटिशियन टीम, तो क्या हुकूमत का कोalition भी है कि आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप उनको मुशावरत कर सकें या उन्हें बता सकें कि जो चीज़ें चलानी हैं, चूँकि आप पंजाब में भी रह चुके हैं, आप लोगों को बेहतर पता है पाकिस्तान किस तरह चलाना है, तो इस तरह की कोई आपने कोalition के इख्तलाफात ही चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, कोई इख्तलाफ नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि वो पंजाब में स्पीकर हैं और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि वो चीफ़ मिनिस्टर बन जाते तो ज़्यादा बेहतर चला लेते सारे मामलात को, लेकिन चूँकि पार्टी का फ़ैसला होता है और राइट भी उन्हीं का है जिनके नंबर ज़्यादा हैं, पीटीआई के मेंबर भी ज़्यादा हैं, हमारे तो कम मेंबर थे यहाँ, तो लिहाजा उनकी अपनी मौजूदगी, उनकी अपनी जो है एक इफ़ादियत वो है परवेज़ इलाही साहब की। मशवरा बिल्कुल होता है और मशवरे से ही मामलात आगे चलते हैं, एजेंडा तय होता है और असम्बली की कार्रवाई आगे चलाई जाती है। डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट मेंबर्स के, उसको भी वो सॉल्व, ये ज़िम्मेदारी है ना जी। अगर हमारी जमात ये कहे कि बस ठीक है जी वो पीटीआई जाने उसका, नो, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब इस कश्ती में हम इकट्ठे हैं, इस कश्ती को जो है हमने किनारे पे लगाना है, और अगर हमारी जमात ये कहे कि नहीं ये उनकी रिस्पॉन्स, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम हर लेवल पे मशवरा दे रहे हैं, फेडरल लेवल पर और सूबाई लेवल पर, जितने मुल्क की मामलात हैं उस पर डिस्कशंस होती हैं, उस पर बैठा जाता है। और जिस स्टेज से भी हम गुजर रहे हैं इसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है कि ये कोलेशन ना भी हो तब भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपका मैंडेट हैवी आपको मिल जाए और आप विदाउट कोलेशन हुकूमत आप बना लें, सिंगल पार्टी हुकूमत बना लें, उसको भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने वज़रा के आते हैं, इंतज़ामिया के आते हैं, कोई इशू हो जाता है, लोग जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट भी करते हैं किसी मामलात में। हर बंदे की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं, हर इलेक्टेड बंदे की। कोई बंदा नाराज़ हो जाता है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मेरी काम नहीं हो रहे, ये एक प्रोसेस है, हो नहीं सकता, बहुत से इश्यूज आते हैं। तो हम मशवरा दे रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, अपोजिशन की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जानिब से कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब पे भी केसेस, नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस हैं, तो आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब आज़ाद है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, पिछले दौर के केसेस हैं, लेकिन फिर भी यही बार बार एक पुश किया जा रहा है कि हम पे टारगेटेड एक इल्ज़ामात के तहत हमें जेलों में भी भेजा हुआ है, केसेस भी हुए हैं, आप लोगों पे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप पे भी केसेस हैं, गवर्नमेंट में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, उनको वैसे नहीं किया जाता चूँकि वह गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। जितने केसेस बने हैं शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज, उनकी अपनी हुकूमत में बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और सुओ मोटो पे बने हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बनाए हैं। बनाए से मुराद ये है कि केसेस उनकी अदालतों में लगे हैं सारा। तो अभी तो इस हुकूमत को तो जुमा अभी 8 दिन हुए आए हुए अपना हुए हैं, तो ये जितने भी केसेस बने हैं ये पहले के बने हुए हैं, इस हुकूमत ने अभी तक कोई केस नहीं बनाया। नैब इंडिपेंडेंट है, नैब एक ऑटोनमस इदारा है, और नैब अगर नैब सुनने लग पड़े किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की, तो नैब ने काम क्या करना है, और उसको इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा। अब हमारी जमात पे भी जो केसेस बने हुए हैं वो पहले के हैं, 1999 के बने हुए हैं, वो मुशर्रफ साहब के दौर में बने हुए हैं। अगर हमारी जमात के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जाते हैं नैब में पेश होते हैं तो वो केसेस पहले के बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। हाँ, तो अब 5 साल तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहे, इक़्तिदार में रहे, और उनके पास एक बहुत बड़ा एक टाइम था। ज़्यादा केसेस बनाने से मुराद ये कि वो भी एहतसाब करवा सकते थे तमाम जमातों का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतसाब या ये सब बराबर हैं इसमें नैब के नज़र में, और गुजरना है सबको। एक दफ़ा ये क्लीन स्लेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है ये क्लीन होंगी? अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। हमने तो अपना आप पेश किया था एहतसाब के लिए अपनी जमात का, ताकि हर वक्त जब वो लिस्ट आती है केसेस की उसमें हमारा नाम भी आ जाता है, तो लोग कहते हैं अच्छी सारी करप्ट है यहाँ पे। यहाँ तो एक दफ़ा इसकी सफाई और एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी अब हो गया, अब हो गया जी। अब आपका मुल्क जो है, सारी थीम इस वक्त जारी है कि एहतसाब और करप्शन का ख़ात्मा है, तो साफ ज़ाहिर है अब वो ख़ात्मा करना पड़ेगा, पुराने केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। और कोर्ट की इंस्ट्रक्शन भी है। देखें ना कितनी इंक्रोचमेंट थी कराची में, बिल्कुल, इसका मतलब लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, बिल्कुल ऐसे, और वहाँ पे कारोबार हो रहा था,
गैर कानूनी जगह उन्होंने अपना ली हुई थी। बिल्कुल पानी का मसला कराची में बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा सा वो हरकत में आए, चीफ जस्टिस साहब कोर्ट आया तो हर चीज़ उन्होंने गिरा दी है। तो भाई पहले क्यों नहीं गिराई आपने यहाँ? इसका मतलब कि बल्दिया और बाकी महकमे अपने अपना काम नहीं कर रहे थे। तो ये हमारी सब लोग, तो ये हमारी सुस्ती है, हमारी जड़ों में बैठ गई हुई थी यहाँ, और उसका नुकसान हुआ मुल्क को। मुल्क पीछे रह गया, महंगाई होगी, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली में कमी आ गई। कमी से मुराद है बिजली मिलती नहीं थी, जो मिलती है वो महंगी है। सुई गैस का भी मामलात हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कहाँ से सर्वाइव करे ये इश्यूज तो हैं। और ये अब आपको इसको निपटना पड़ेगा, और ये 100 दिन में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप वज़ीर तालीम भी रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर से अभी भी आपका ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज, और इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन है। पाकिस्तान के अंदर तालीम एक बहुत बड़ा मसला है जी। बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, तकरीबन 23 मिलियन के करीब ऑलमोस्ट बच्चे जो अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। ग्रेजुएट लोग हो रहे हैं हर साल लाखों की तादाद में, जॉब्स नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं, या आप लोगों की एडवाइस उनके लिए हो है या चल रही है इस हवाले से, लोगों की एक तो तालीम के हवाले से और जॉब्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को तालीम पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। पिछले 10 साल में मैं पंजाब की बात करता हूँ, बहुत नुकसान हुआ और शरह ख़वानगी नीचे गया। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा अभी आउट ऑफ स्कूल है। बिल्कुल सही। और फोकस नज़र नहीं आता था पिछली हुकूमतों का। ज़्यादा फोकस था बसों पे, सड़कों पे, पुलों पे और अंडर पासेस पे, बहुत ज़्यादा फोकस था। तो तालीम को अगर आपने बढ़ाना है तो सबसे पहले उसका बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक आम आदमी की रसाई चाहिए कॉलेज तक, स्कूल तक और यूनिवर्सिटी तक, और प्राइवेट तो चलें छोड़े, कम से कम सरकारी तक तो उसकी रसाई होनी चाहिए। अब सरकारी में मामला ये है कि वो मेरिट इतना हाई है कि वो सरकारी इदारों में तो दाखिला नहीं मिलता, वो बच्चा कहाँ जाए, फिर प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो प्राइवेट वाले जब फ़ीस लेते हैं तो लोग फिर शोर मचाते हैं कि जी फ़ीसें बड़ी ज़्यादा हैं। प्राइवेट वाले फ़ीसों के बगैर चल ही नहीं सकते, उनकी आमदनी कोई नहीं होगी। हुकूमती इदारों को तो हुकूमत पैसे देती है, उनको चलाती है, उन ग्रांट्स आती हैं। तो इस मामले को समझना पड़ेगा। एक तो ग्रांट्स जो हैं और पैसे जो हैं वो पब्लिक को भी दिए जाएं, इदारों को, और प्राइवेट इदारों को भी दिए जाएं, प्रोजेक्ट बेस दिए जाएं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि तालीम को आम करना पड़ेगा। आम से मुराद ये है कि बच्चा गाँव से लाहौर ना आए बल्कि लाहौर वाले नीचे चले जाएँ। तो अब आपको सब कैंपसेस बनाने पड़ेंगे, आपको कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, आपको जो है उनकी फ़ीसें कम रखनी पड़ेंगी। ये गांव के और लेवल के पॉवर्टी को भी तो देखना है ना हमने, गुर्बत को। तो उसमें हायर एजुकेशन कमीशन टांग अड़ा रही है, वो कहती है कि आप ना दें। वो उनको क्वालिटी का मसला है जो हमारा भी मसला है, लेकिन हमें एक्सेस का मसला है। हमने अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चों को पास मौके नहीं है यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के, तो हमने ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से कैंपसेस खोलने और सस्ते प्रोग्राम्स वहाँ पे देने हैं। इस पर बहस चल रही है, अभी नई हुकूमती पॉलिसी बन रही है और बनेगी। हम अपना इनपुट दे रहे हैं उसमें, और हमने चूँकि पॉलिसी मेकिंग में हम रहे, मैं अपनी बात करूँ, हम रहे हैं इसमें। हमें पता है कि आम आदमी का क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है उस गरीब आदमी का क्या इशू है। हमने मुफ्त तालीम इसीलिए की थी कि उनके पास पैसे नहीं देने के लिए, मुफ्त किताबें हमने दी थी सरकारी बच्चों को। फिर हमने 200 रुपया स्टाइपेंड दिया था बच्चियों को, यूनिफॉर्म भी दिया था। फिर टाट से उठा के हमने उसे कुर्सी पे हमने बिठाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा मॉडल तो मौजूद है, बिल्कुल मॉडल मौजूद है। और आप देखें उसका, आप बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, उस मॉडल के रिजल्ट्स भी जो मौजूद हैं, जो हमने अपने टारगेट्स हमने अचीव किए थे, बस उस मॉडल को लगा लो। उस मॉडल को इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो मुखालिफ जमात ने बनाया हुआ था, तो लिहाजा तब तो लग जाना चाहिए। नहीं, मैं पिछली हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। 10 साल ज़ाया हो गए ना जी। हाँ, तो हमने 42% से 62% शरह ख़वानगी हमने किया था 2002 से लेके 8 तक का, और वो हमने थर्ड पार्टी उसकी वैल्यूएशन करवाई थी। हम नहीं कहते थे, बल्कि तीसरी कुव्वत ने जाके चेक किया था और हमारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक थे। तो वही मॉडल आप आगे लगा लें, सिर्फ आप पैसा देना है इस मॉडल को, इस सिस्टम में पैसा आपने डालना है। क्योंकि आज भी चार दीवारी नहीं है, आज भी डेस्क चेयर मौजूद नहीं, आज भी बच्चों को टॉयलेट नहीं है, बच्चों को बिजली नहीं मिलती है। सर पैसे का तो मसला है सबसे बड़ा अभी तो। यही तो मसला है जी। हाँ, तो पैसों की 10,000 स्कूल शट डाउन हो गया पंजाब का। 10,000 स्कूल। ये कितने टाइम में? ये पिछली हुकूमत ने किया था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 स्कूल बंद कर दिया था, और उन्होंने से 4,000 स्कूल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिए, आउटसोर्स किए हैं। 6,000 फिर बंद पड़ा हुआ है।
2.5 करोड़ बच्चा आपका बाहर है स्कूलों सर से। प्रायोरिटी नहीं थी ना, उनका Exactly. फोकस ही नहीं था, उनका वो तो माइंड मैं फरहान साहब मैं समझता हूँ नीयत अगर आपकी अच्छी हो, साफ हो, तो हर काम हो जाता है। अगर आपने माल बनाना है, करप्शन करनी है, फिर कुछ भी नहीं होना सारा। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, अगर आप हुकूमत में हैं और आपकी नीयत साफ हो, कोई दुनिया की ताकत। बहुत अच्छी बात की, बहुत बिगड़ा हुआ निज़ाम भी बेहतर हो जाता है अगर आप खुद बेहतर हैं। अगर आप खुद करप्ट हैं तो माजरत के साथ भी कुछ भी नहीं सकता, कुछ भी फिर वो दावे ही हो सकते हैं। दावे। अच्छा फाइनली सर मुझे ये बताइए कि जॉब्स के हवाले से मैंने आपसे पूछा था, अब ये जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास्टर्स की डिग्रीज करके जा रहे हैं, जो कि 50 लाख नौकरियों की भी बात चल रही है, 1 करोड़ से 50 लाख नौकरियों की बात चल रही थी। अब वो जो नौकरियाँ हैं वो जो तामीरात होंगी उसमें से लोगों को दी जाएंगी कि जो ये ग्रेजुएट होंगे इनको भी कुछ हिस्सा मिलेगा उसमें? देखिए जो ग्रेजुएट्स हैं उसको तो हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती, पूरी नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता कि आपके 2 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और हुकूमत सबको दे। इट विल नॉट हैपन लाइक दिस, ये हो ही नहीं सकता। ये आप नौकरियां तब देते हो जब आपके इदारे लगते हैं, इंडस्ट्री लगती है यहाँ पे, बिजनेस हाउसेज यहाँ पे आते हैं, वो जॉब्स आपको मिलती हैं। तो जब तक आप इन्वेस्टर को नहीं बुलाएंगे, जब तक आप यहाँ पे वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, नए इदारे लगेंगे, नए दफातर खुलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ये उम्मीद होगी, एतमाद होगा, तब जाके आपकी खपत होगी इन इदारों में। हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, ये आप याद रखें मेरी बात। तो पॉलिसीज़ तो बन सकती हैं ना, तो उसके लिए पॉलिसियाँ बनानी पड़ेगी यहाँ। तो उसके लिए देखिए ये हुकूमत सबसे पहले अपना जो है ना अपना घर ठीक कर रही है, हुकूमत को ठीक कर रही है, पाकिस्तान के मामलात को देख रही है, और उसमें कर्ज़ जात बहुत ज़्यादा हैं। IMF के साथ अभी हमारे सींग फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हैं। अभी हमारा कर्ज़े बढ़ गए हैं, रिज़र्व्स कम हो गए हैं, हमारे डॉलर का रेट बढ़ गया है, पानी की कमी आ गई है, बिजली की पैदावार नहीं हो रही। ये इश्यूज़ है ना, ये आप इंटरनल मैनेजमेंट है, ये उनकी इंटरनल मैनेजमेंट है। तो अभी 100 दिन तो इस पे लगे हैं। जब आपको एक नया मिलता है, एजेंडा मिलता है, तो आप दुरुस्ती पहले अपनी करते हैं। अब आगे डेवलपमेंट का, तो अब डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बन रही हैं और आप इनवाइट कर रहे हैं। CPEC आया, गवादर बना, नई ट्रेड शुरू होगी, नई टैक्स पॉलिसी आएगी, नई इंपोर्ट पॉलिसी आएगी, और कारखाने लगाने के लिए सब्सिडीज़ दी जाएंगी, अपना मौके दिए जाएंगे, कर्जा जात दी, तो ये तब जाके मामला चलेगा। तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को आगे ले जाने की। तो अभी तो पकड़ दकड़ हो रही है, करप्शन है, एहतसाब है, सुओ मोटो है, सुप्रीम कोर्ट है, और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा केस है। तो आई थिंक अब हमें इससे निकलना है और हमें बेहतरी की तरफ जाना है। वो मामला भी चलता रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट का एजेंडा सबसे ज़रूरी है। मुल्कों के साथ अपने मामला ठीक करना, सऊदी अरेबिया के साथ, EU के साथ, अमेरिका के साथ, वॉर ऑन टेरर चल रही है, अभी भी चल रही है। रीजनल आपके इश्यूज़ हैं, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, रशिया है, चाइना है। तो ये सारे मामला आपको इकट्ठे देखने पड़ेंगे। तो अगर विल हो काम करने की और स्किल भी हो, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो टारगेट्स हैं वो मीट कर जाएंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मियां इमरान मसूद साबिक वज़ीर तालीम हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। और सबसे खूबसूरत बात मियां साहब की जो मुझे लगी कि ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उन्हें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट और इनकी कोalition मिल के पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बेहतर करेंगे, और एक रोशन पाकिस्तान, एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए यकीनन नीयत के साथ, नेक नीति के साथ और विल के साथ करेंगे। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।